हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे बेसिक से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है। The essential condition for the transfer of heat from one body to another is। हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होने के लिए कौन सा एसेंशियल कंडीशन होता है? और आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से आपको चूज करना है। ठीक है, कि कौन सा वहां पर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए कि ये रूम है, मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझाऊंगा। ठीक है, आप देखिए, सपोज ये आपका रूम है, ये आपका रूम है। यहाँ पर सपोज आप एक कप चाय रख रहे हैं। फिर आप क्या देखते होंगे, कुछ टाइम के बाद ये चाय जो है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या होता है वहां पर जो चाय ठंडा हो जाता है? तो चाय का टेम्परेचर इनिशियली जो होगा वो ज्यादा होगा, रूम का टेम्परेचर तो कम है। T1 ज्यादा है T2 से। लेकिन फिर हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम लोग जनरली वहां पे देखते हैं कि अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। आफ्टर सम टाइम T1 एंड T2 दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चाय का टेम्परेचर हाई है इनिशियली एंड रूम का टेम्परेचर लो है। तो जब भी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगा, तो वहां से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होना शुरू होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होना शुरू होगा। और ये ट्रांसफर कब तक होते रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कुछ टाइम के बाद जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर वहां पे नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? तो दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस यदि दोनों बॉडी के बीच में है, तब तो हीट ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यानी जो एसेंशियल कंडीशन होना चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए, जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सॉरी, सॉरी, एसेंशियल कंडीशन क्या होगा? देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज। बात समझ में आ रहा है? बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। तो अब आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। तो आइए देखिए लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज। बात समझ में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज एसेंशियली ड्यू टू। आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो बेसिकली किसके कारण होता है। आप ऑप्शन जा सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। पहला क्या है? कंडक्शन। दूसरा है कॉन्वेक्शन। तीसरा है रेडिएशन। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि कंडक्शन एज वेल एज कॉन्वेक्शन।
यहां पर जो आपको दिख रहा है, कंडक्शन हो चाहे कन्वेक्शन हो चाहे रेडिएशन हो, ये तीनों हीट ट्रांसफर का मोड होता है। ये तीनों क्या होता है? हीट ट्रांसफर का मोड होता है, जो कि आपने पढ़ा है। यानी जो हीट ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में, उसका तीन तरीका है, तीन तरीके से हो सकता है, उसका तीन मोड है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको यहाँ पर तीनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ठीक है, आइए, यदि हम कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रॉड है, रॉड है, इसके वन एंड को हम यदि हीट कर रहे हैं, वन एंड को आप हीट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये वाला एंड भी हीट हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए, जब मैं इस वन एंड को हीट कर रहा हूं, तो ये वाला एंड का जो मॉलिक्यूल्स होगा ये हीट हो जाता है, मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाता है। तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ता है। वो वाइब्रेशन के साथ साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, यानी ये अपने साथ एनर्जी को लेके जाता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे रॉड आपका, पूरे रॉड, पूरा रॉड क्या होता है? गर्म होते जाता है, और ये वाला एंड भी कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बॉडी के अंदर से ही, इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द कंडक्शन। मतलब कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए बॉडी का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है, प्रॉपर कांटेक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब ये कंडक्शन किसके कारण होता है? कंडक्शन जो हो रहा है, तो देखिए इसका बस दो कारण होता है। पहला कारण, बाय लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस के वाइब्रेशन के कारण कंडक्शन होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, फिर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ जा रहा है। दूसरा, बाय द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाय द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा, जो कि आप देख ही रहे हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो इन्हीं दोनों कारण से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, वो कंडक्शन से तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्शन, आइए देखिए, ये जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, इसका सबसे पहला कंडीशन जो है, देयर मस्ट बी ए देयर मस्ट बी ए फ्लूइड। देयर मस्ट बी ए फ्लूइड। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? आइदर लिक्विड या गैस। ठीक है, तो कन्वेक्शन जब भी होगा तो वहां पे एक फ्लूइड तो होना जरूरी ही है। कंडीशन है वहां पर कि एक फ्लूइड होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, इसके ऊपर से कोई गैस या लिक्विड फ्लो कर रहा है। सपोज सरफेस का टेम्परेचर Ts एंड इस फ्लूइड का टेम्परेचर सपोज T इनफिनाइट। Ts सरफेस टेम्परेचर मान लीजिए ज्यादा है, सपोज सरफेस बहुत ज्यादा हॉट है। तो जब इसके ऊपर से आपका लिक्विड हो चाहे गैस हो, अगर फ्लो कर रहा होगा, तो आप सोचिए यहां पर क्या होगा। सरफेस चूंकि ज्यादा हॉट है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, और अल्टीमेटली आपका फ्लूइड जो है वो भी हीट हो जाता है।
तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक फ्लूइड प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है। जहां भी आपको दिख जाए ना कि एक फ्लूइड है, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि वहां पर कन्वेक्शन मोड के द्वारा ही हीट ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी अब आपका आंसर मिल चुका है। आपका जो क्वेश्चन है माय डियर, वो क्या है? आप क्वेश्चन को देखिए। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज एसेंशियली ड्यू टू। लिक्विड और गैसेज में जो हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है? तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्शन के कारण होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे एक और है रेडिएशन। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं, बस ध्यान दीजिएगा। रेडिएशन, जैसे मान लीजिए विंटर के टाइम में आप बीच में कहीं पे आग जलाते हैं, सपोज ये आग जला रहे हैं आप, और फिर इसके चारों तरफ कुछ आदमी इसको घेर के खड़े हो जाते हैं, कुछ आदमी घेर के खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें सभी को हीट मिलता है, सभी को हीट मिल रहा है। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, ये इसी को हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए उसको कोई किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मीडियम नहीं भी होगा फिर भी रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कॉन्वेक्शन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो काफी आसान है। क्या कह रहा है देखिए, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो इंप्लाइज। स्टेडी स्टेट हीट फ्लो का मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट। बहुत अच्छा, चलिए आइए। स्टेडी स्टेट, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बताता हूं, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। कहीं पर भी यदि फ्लो पैरामीटर अगर टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो, टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो उस तरह के स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। मतलब स्टेडी स्टेट में सिंपली आप ये लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा ये। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो स्टेडी स्टेट हीट फ्लो बोला जा रहा है, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो का मतलब क्या है? कि जो हीट फ्लो हो रहा होगा, जो हीट फ्लो का रेट है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको बोला गया है स्टेडी स्टेट। कहीं पर भी, कहीं पर भी आपको अगर स्टेडी स्टेट वर्ड दिख जाए तो आपके माइंड में ये सबसे पहला चीज आना चाहिए कि मतलब है यहाँ पर कोई भी पैरामीटर जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा होगा, कांस्टेंट होगा वो। बात समझ में आ रहा है? कांस्टेंट होगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़िए, कांस्टेंट हीट फ्लो रेट, दैट इज हीट फ्लो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हीट फ्लो रेट टाइम से इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फॉरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है। इसी को हम लोग फॉरियर्स हीट कंडक्शन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फॉरियर्स हीट कंडक्शन इक्वेशन कहेंगे। अब इसके बारे में चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? जैसे पहला है स्टेडी स्टेट कंडीशन, दूसरा है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एट द वॉल सरफेस, और फोर्थ है वन डायमेंशनल हीट फ्लो। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा फॉरियर्स इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
आइए बस ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, ये जो फॉरियर्स इक्वेशन है ये किसके लिए होता है और ये क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फॉरियर्स इक्वेशन, आइए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई वाल है। सपोज ये वाल है हमारा, ये वाल है। मान लीजिए इसका थिकनेस dx है। इसका थिकनेस कितना है? dx। इस वाल का थर्मल कंडक्टिविटी k है। ठीक है, बहुत अच्छा। मान लीजिए कि यहां से हीट फ्लो हो रहा है, तो हीट फ्लो का जो रेट है, यहाँ पे क्यू डॉट लिखने का मतलब है रेट ऑफ हीट फ्लो। क्यू डॉट मैं लिख रहा हूं, इसका यही मतलब है कि हीट फ्लो टाइम के साथ, ठीक है, क्यू बाई टी, उसी को आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ हीट फ्लो। तो इस वाल के थ्रू जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से वाल से जो हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब हीट फ्लो होगा तो अगर मैं इस वाल की बात करूं तो इस वाल पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन मैं अगर इस वाल पर देखूंगा तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होते होते यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर वाल के अलोंग टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है? टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, T1 से घट के टेम्परेचर दूसरे वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉरियर साहब के द्वारा ये रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया। क्या दिया गया वो सुनिएगा। इनका कहना था कि ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया। एरिया कौन सा एरिया है ये? तो जिस एरिया में हीट फ्लो हो रहा है, जो आपको एरिया दिख रहा है वही एरिया। ओके, फिर इनका कहना था कि ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज अगर चेंज होता है तो उस डायरेक्शन में हमें उस चीज का ग्रेडियंट मिलता है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है dt बाई डी एक्स। अब यदि मैं दोनों को कंबाइंड करूंगा तो Q डॉट प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा हमें? A इंटू डी टी बाई डी एक्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, dt बाई डी एक्स। और यहां पर हम माइनस साइन भी लेते हैं। माइनस साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है और यहां पर आपका dt लिखा हुआ है। dt का मतलब क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल कितना है? T2, इनिशियल कितना है? T1। तो टेम्परेचर तो घट रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन हमें लेना होगा। अब सबसे पहला चीज आप गौर कीजिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है, यानी ये कांस्टेंट है और इसी का नाम क्या है माय डियर? थर्मल कंडक्टिविटी। यानी एक चीज तो हमें मालूम चल गया कि थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी सेकेंड वाला तो सही है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो हीट फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक ही डायमेंशन में हो रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा हीट फ्लो है? तो ये वन डायमेंशनल हीट फ्लो है। वन डायमेंशनल हीट फ्लो। यानी आइए देखिए, आपका ये भी सही है। आइए, अब कह रहा क्या स्टेडी स्टेट है ये? बिल्कुल बिल्कुल स्टेडी स्टेट है। जब हम फॉरियर्स इक्वेशन को डिराइव करते हैं ना, तो वहां पे हम एजम्पशन ही लेते हैं
कि वो स्टेडी स्टेट होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। ये हम ऐसा एजम्पशन लेके ही चलते हैं, यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा को देखिए, तो ऐसे आपका आंसर आ चुका है अब, लेकिन फिर भी देखिए, कह रहा है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एट द वॉल सरफेसेस। आप ही सोचिए, क्या वॉल सरफेस पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, सेम है? नहीं माय डियर, टेम्परेचर चेंज है। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर तो सेम नहीं है, यानी आपका ये वाला गलत हो गया। अब आप ऑप्शन मैच करवाइए 1, 2 एंड 4, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेप्ट। कह रहा है कि ये चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आइए अब हम लोग यहाँ पे फटाफट निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ 5 नंबर। बताइए, थर्मल कंडक्टिविटी में फॉरियर्स इक्वेशन से ही लिखना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू डॉट इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू डी टी। ऐसा लिखेंगे ना? ऐसा तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अब थोड़ा सा इसका यूनिट निकालते हैं। ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, मतलब जूल पर सेकेंड है वो। डी एक्स थिकनेस हुआ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, dt dt क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। यहाँ पे देखिए, जूल पर सेकेंड वाट हो गया, 1 मीटर कैंसल आउट, वाट पर मीटर केल्विन, यानी थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वाट पर मीटर केल्विन। बात समझ में आ रहा? आइए देखिए, यानी आपका आंसर तो यहीं पे आ गया। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, वाट पर मीटर सेकेंड केल्विन। सेकेंड कहाँ पे? सेकेंड तो यहाँ पे नहीं है, वाट पर मीटर केल्विन है, यानी ये आपका यूनिट नहीं है, यानी आंसर तो यही मिल गया हमें। फिर भी आप यदि यहाँ पे देखना चाहें तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? किलो कैलोरी पर मीटर आवर डिग्री सेल्सियस। आइए, फर्स्ट ऑप्शन किलो कैलोरी पर मीटर आवर डिग्री सेल्सियस। आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। किलो कैलोरी पर आवर, ये किलो कैलोरी किसका है? एनर्जी का है ना, तो एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम आपका क्या है? क्यू डॉट है ना, यानी ये क्यू डॉट हो गया। बात समझ में आ रहा? क्यू डॉट हो गया। यहाँ पे dx लिखा होता है, यहाँ पे एरिया, तो 1 का मीटर, यहाँ से 1 मीटर कैंसल आउट, तो 1 मीटर बचेगा। फिर टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां पे केल्विन या डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए दूसरा ऑप्शन, किलो जूल पर मीटर आवर केल्विन, किलो जूल पर मीटर आवर केल्विन, फिर वही चीज, ये हो गया आपका क्यू डॉट, यानी ये भी यूनिट है। ठीक है, उसी तरह देखिए लास्ट ऑप्शन, यहीं पे देख लीजिए, कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी पर सेकेंड ये आपका क्यू डॉट हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस, यानी ये भी यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी यूनिट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आइए अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, इन एमएलटी थीटा सिस्टम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा? आइए, अभी तो जस्ट आपने देखा है, यहाँ से ही आप देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर हम यहीं से देखते हैं।
हमें थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। यूनिट क्या है इसका? वाट पर मीटर केल्विन, यही है ना जी? ठीक। वाट को आप क्या लिखते हैं? जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। जूल आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड मीटर केल्विन। मीटर मीटर कैंसल आउट, यानी हमें क्या मिल गया? न्यूटन पर सेकेंड केल्विन। ठीक। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? mlt-2। बात समझ में आ रहा? सेकेंड का क्या होता है? t। अब यहां से देखिए, थीटा टेम्परेचर का है ना, टेम्परेचर यानी केल्विन, केल्विन का क्या होगा? थीटा होगा ना जी। अब आप कर लीजिए, mlt, ये t ऊपर जाएगा तो t का पावर -3, थीटा का पावर -1। mlt-3 थीटा -1, mlt-3 थीटा का पावर -1, यानी इसका जो करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका ऑप्शन 3 होगा, ml थीटा -1 t-3। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, द हीट कंडक्टेड थ्रू ए वॉल ऑफ थिकनेस डेल्टा इज गिवन बाय, मतलब फॉरियर्स इक्वेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब कह रहा है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखेंगे हम लोग। ऐसे आप इस क्वेश्चन को बस देख के ही टिक मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम फॉरियर्स इक्वेशन बता रहे थे ना, तो आपको मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आइए एक और चीज देखते हैं। यहाँ पर देखिए dt लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस, उसको इसने लिखा है T2 - T1। ओके, बहुत अच्छा। dx को हम क्या बोलते हैं? थिकनेस, थिकनेस को इसने डेल्टा लिया है, डेल्टा लिया है, बहुत अच्छा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू क्या होगा? -KA T2 - T1, और थिकनेस को उसने क्या लिया है? डेल्टा लिया है। आइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में T1 - T2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा डेल्टा बाई K इंटू A। ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है? आइए देखिए, तो रेट ऑफ हीट फ्लो है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय R। वहां पे चार्ज, चार्ज का फ्लो हम देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखते हैं। यहाँ पर हम रेट ऑफ हीट फ्लो देख रहे हैं। एनालॉगस है, दोनों एक ही जैसा है। ये है रेट ऑफ हीट फ्लो, ये है रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत अच्छा। वहां वहां पर ऊपर में न्यूमरेटर में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ऊपर में क्या है जी? टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों एनालॉगस है, एक ही जैसा है। फिर वहां पर नीचे होता है रेजिस्टेंस, बट इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, बट इस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए ऑप्शन के थ्रू जाइए। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, द टर्म डेल्टा बाई के इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। अब आइए दूसरा क्या बोल रहा है, द टर्म के बाई डेल्टा इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। अब ये क्या बात हुआ? तो थर्मल रेजिस्टेंस है ये, तो इसी के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टेंस बोलेंगे जी। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, आप 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा? 1 बाय थर्मल रेजिस्टेंस, यानी के ए बाय डेल्टा। बात समझ में आ रहा? यानी ये भी आपका सही है। फिर यहां पर देखिए, द फैक्टर Q बाय A इज कॉल्ड थर्मल लोडिंग। थर्मल लोडिंग का मतलब क्या हुआ पता है? इसको सिंपली हम लोग फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स।
यानी रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से कितना हीट फ्लो हो रहा है उसको हम फ्लक्स कहते हैं, या उसी को थर्मल लोडिंग भी बोलते हैं, यानी ये भी सही है। बट ये वाला ऑप्शन देखिए, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर टिक मार सकते थे, बट मैं आपको यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस समझाना चाह रहा था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी आई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, आपको मैंने जस्ट यहाँ समझाया था। आइए, हाँ यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पे कि हम ये माइनस साइन क्यों लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, ये T2, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर चूंकि निगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा निगेटिव होगा, इसीलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम आगे में माइनस साइन लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी आपका जो होगा इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, तो ये वाला आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक को हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, यानी यही आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्यों? तो सबसे पहली बात, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही कंडक्शन पढ़ाया था, कंडक्शन बताया था, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका रीजन ये है कि वहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उनका फ्रीक्वेंट कॉलिजन होता रहता है, किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण कॉलिजन होते रहता है, जिससे हीट जो है आसानी से फ्लो होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंट कोलिजन के कारण ही मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बात समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बस ध्यान देना है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा ही क्वेश्चन है, in which of the following materials the heat energy propagation due to conduction heat transfer will be minimum, कह रहा है कि इनमें से किस मटेरियल में कंडक्शन हीट ट्रांसफर मिनिमम होगा। बहुत अच्छा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ध्यान से देखिएगा 9। एक चीज बताइए, फॉरियर्स हीट कंडक्शन इक्वेशन में आपने देखा कि Q डॉट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? K, थर्मल कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल का K ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा उस मटेरियल में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? कम होगा। अब आप ही बताइए, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर आपको ये मिनिमम चाहिए तो उस मटेरियल का के भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यानी जो हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगा उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिनिमम होगा। आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लेड और कॉपर। अगर लेड की बात करें तो लेड का थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो 35 होता है, 35 वाट पर मीटर केल्विन। कॉपर की अगर बात करें, कॉपर का के का वैल्यू होता है 385 वाट पर मीटर केल्विन। फिर आपका वाटर है, वाटर की अगर बात करें तो वाटर के लिए कम होता है, बहुत ही कम होता है,
0.5 से 0.7 के बीच में होगा। एक और ऑप्शन है एयर। एयर की अगर बात करें तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी माय डियर सबसे कम होता है, ठीक है। मतलब जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सबसे कम 0.024। अब आप ही बताइए, एयर का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है तो इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर आप बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर इज एयर। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीट कंडक्शन इन गैसेज इज ड्यू टू। अब देखिए, गैस में जो हीट कंडक्शन होगा, मैंने आपको सॉलिड का दिखाया था, तो सॉलिड में आपने देखा था लैटिस वाइब्रेशन होगा एंड फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। अब गैसेज में जो हीट कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा? तो देखिए, यहां पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, इलास्टिक इंपैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी आपस में क्या होगा, इंपैक्ट करेगा। उसी इंपैक्ट के कारण एक मॉलिक्यूल अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ इंपैक्ट करेगा, यानी यही चीज वहां पे चलते रहेगा और उसी इलास्टिक इंपैक्ट की वजह से, ठीक है, उसी इलास्टिक इंपैक्ट की वजह से वहां पर कंडक्शन हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ जनरल कंडक्शन हीट ट्रांसफर अप्लाइज टू द केस। आपसे पॉइजन्स इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, जनरल इक्वेशन फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर, जनरल इक्वेशन फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर, आइए ये होता है डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल टू रो सी बाय के इंटू डेल टी बाय डेल टाउ। बात समझ में आ रहा है? आइए, यही आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है कंडक्शन हीट ट्रांसफर का। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोसी बाय के, तो के बाय रोसी, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका नाम है थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, के आप जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, रो इंटू सी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। और ये तो खैर आप जानते ही हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कैपेसिटी के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, कितना ज्यादा वो डिफ्यूज कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं क्यूजी। क्यूजी आपका क्या है, हीट जनरेशन है। ये क्या है, हीट जनरेशन, मटेरियल के अंदर कितना हीट जनरेट हुआ है, वही है आपका हीट जनरेशन। अब यहां पर देखिए दो चीज होगा, दो चीज होगा माय डियर। सबसे पहला केस देखिए, फर्स्ट केस, मान लीजिए इफ डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ अगर जीरो हो जाए, तो ये जीरो कब होगा, स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो के लिए होगा ना जी। स्टेडी फ्लो में आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा,
ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो डेल टी बाय डेल टाउ टर्म, टाउ यहाँ पे क्या है, टाउ आपका टाइम है, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स स्टेडी फ्लो हो जाएगा। तब आपका इक्वेशन क्या बचेगा, तो आपका राइट हैंड साइड तो जीरो हो गया, यानी अब हमारा जो इक्वेशन होगा डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के, और उसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस इक्वेशन को क्या बोला गया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन। यही आपसे पूछा जा रहा था कि पॉइजन्स इक्वेशन में क्या होगा। ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशन में क्या होगा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर एक केस और भी है, वो भी आप देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। अगर हीट जनरेशन जीरो हो जाए तब क्या होगा, तब आपका इक्वेशन क्या बचेगा, देखिए तो डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर, और हीट जनरेशन जीरो हो गया, यानी रोसी बाय के डेल टी बाय डेल टाउ। अब हमारा ये इक्वेशन बचेगा, जो मेन इक्वेशन है उसी में क्यू जी जीरो पुट कर दिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग फॉरियर्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फॉरियर्स इक्वेशन। बात समझ में आ रहा, तो यही आपसे पूछा जा रहा था पॉइजन्स इक्वेशन के बारे में। तो इसमें पहला चीज आपको ध्यान रखना है, स्टेडी फ्लो होगा और हीट जनरेशन तो होगा ही, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विथ हीट जनरेशन। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ए लार्ज कंक्रीट स्लैब 1 मीटर थिक, एक स्लैब है जिसका थिकनेस 1 मीटर है, एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। T is temperature, x is distance from one face towards other face of the wall, x distance है वहां पे। If the slab material has thermal diffusivity यानी अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू दे रखा है हमें। What is the rate of change of temperature at the other face of the wall, तो बताइए टेम्परेचर के चेंज होने का क्या रेट है एट द अदर फेस ऑफ द वॉल। बात समझ में आ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है पता है, डेल टी बाय डेल टाउ पूछ रहा है, टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डेल टी बाय डेल टाउ आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा, चलिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में हीट जनरेशन का बात किया है क्या, नहीं, हीट जनरेशन का बात नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग किस इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी ये वाला इक्वेशन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा, उसी इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 12। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम इसका यूज करेंगे, हीट जनरेशन की बात नहीं हो रही है। चलिए, यानी डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर, रोसी बाई के है, यानी उसको 1/अल्फा लिख सकते हैं ना, डेल टी बाय डेल टाउ। बात समझ में आ रहा, एक चीज मुझे बताइए, टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है उसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है हमें, ये नहीं लेना है, यानी डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर लेना है सिर्फ, इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाय डेल टाउ। हमें इसका यूज करना है और इसी में हमें ये टर्म निकालना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ठीक है। आइए, टेम्परेचर का देखिए एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 - 10x प्लस 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ये हमें दे रखा है। तो हमें डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है पहले, तो चलिए पहले हम डेल टी बाय डेल एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा,
-10 प्लस 40x, सॉरी यहाँ पावर 3 था ना जी, प्लस 30x²। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी 40 प्लस 60x। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, आपको स्लैब का थिकनेस दे रखा है, ये स्लैब है ना हमारा जी, तो स्लैब का थिकनेस कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। और x का वैल्यू क्या बोला है, एक फेस से लेने के लिए, एक फेस से दूसरे फेस तक हम x का वैल्यू वहां पे लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम, 1 मीटर, यानी 40 प्लस 60, 100 हो गया, यानी उसका वैल्यू तो हमें आ गया। बहुत अच्छा। और अल्फा का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 100 इंटू अल्फा हो गया ना, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल टी बाय डेल टाउ, यानी डेल टी बाय डेल टाउ इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फा का वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ से कितना मिलेगा हमें, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 0.2। देखिए माय डियर, हमें क्या मिल गया, 0.2। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, 0.2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये अच्छा था, न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा, आइए फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फॉरियर्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल मैटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्टेट। मतलब कह रहा है फॉरियर्स लॉ सभी तरह के मैटर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बिल्कुल, कंडक्शन तो तीनों में होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा, यानी ये तो हमारा गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा। फिर आइए दूसरा, फॉरियर्स लॉ इज ए वेक्टर एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है फॉरियर्स लॉ जिस हीट फ्लो के बारे में बताता है वो किस डायरेक्शन में होता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में। बिल्कुल, आपने फिगर भी देखा था, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में हीट फ्लो होता है, यानी ये भी हमारा सही है। बहुत अच्छा। फोर्थ ऑप्शन को देखिए तो, फॉरियर्स लॉ हेल्प्स टू डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट कंडक्शन मीडियम। फॉरियर्स लॉ हमें हेल्प करता है किसी भी हीट कंडक्शन मीडियम के थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यानी तीनों ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, ऑप्शन सी। क्या कह रहा है, फॉरियर्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहा है फॉरियर्स लॉ को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, जो कि गलत। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, फॉरियर्स लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता है ना, उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए 14th नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आपको इन सभी को अरेंज करना है थर्मल कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें कॉपर का मैंने आपको बताया था, कॉपर का कितना होता है थर्मल कंडक्टिविटी, 385। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉपर का होता है माय डियर 385। यूनिट में नहीं लिख रहा, यूनिट सबका सेम ही रहेगा, वाट पर मीटर केल्विन। सिल्वर, सिल्वर का 410 होता है। ठीक है, सिल्वर का कितना होगा, 410। ओके, अब देखिए एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का होता है 225। बात समझ में आ रहा है? अब आइए देखिए लास्ट जो है आपका डायमंड। डायमंड का देखिए कितना होगा, तो डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, 1000 से 2000 के बीच में होगा। ठीक है, जितना आपको यहाँ पे मटेरियल का मैंने बता दिया है ना थर्मल कंडक्टिविटी, अगर उतना भी याद रखा जाए तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे कम किसका है देखिए, कॉपर का, सॉरी सॉरी, सबसे कम तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का है ना जी, बिल्कुल एल्यूमिनियम यानी 3 वाला 3। उसके बाद किसका है जी, कॉपर का यानी 1। उसके बाद किसका है, सिल्वर का 2। और सबसे डायमंड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बस ध्यान देना है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर unit thickness when a unit temperature difference is maintained across the opposite face। तो यहाँ पे देखिए पहले Q डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, -KA/dt/dx। एकदम गौर से खाली देखते जाइए। कह रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक, पर यूनिट थिकनेस, थिकनेस को भी बोला गया 1। ओके, व्हेन ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को भी 1 बोला गया। तो बताइए, तो उस टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, बात समझ में आ रहा है? तो इसका हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, बस ध्यान देना है। ठीक है, और आप यदि ध्यान देते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बस देखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सॉलिड कंडक्टिविटी इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन ओनली। कह रहा है कि सॉलिड में कंडक्टिविटी जो होता है सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन के कारण होता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जी, सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन के कारण तो नहीं होता है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण भी होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये आपका सही नहीं है। फिर आइए, इन नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। कह रहा है नॉन मेटल्स में कंडक्टिविटी जो होगा वो लैटिस वाइब्रेशन के कारण होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेगा नहीं नॉन मेटल्स में, और तो वहां पे सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन के कारण ही होगा। फिर आइए, कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज लाइज बिटवीन वैल्यूज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंस। तो एलॉय जो बनेगा तो उसमें जितना भी कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंस होगा उसके लिए जो कंडक्टिविटी होगा, तो यदि हम एलॉयज का कंडक्टिविटी निकालना चाहें तो उसके कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंस के वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी ये भी आपका सही है। सो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो गया, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज। थर्मल डिफ्यूजिविटी को अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या होता है, K/ρ/C, यही होता है ना। आइए, कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही। कुछ करना ही नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था फॉर्मूला, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है माय डियर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मटेरियल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि किसी भी प्योर मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होगा वो डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बस ध्यान से आप इसके बारे में सोचिए कि क्या होगा इसका। तो इसमें क्या होगा, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि प्योर मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होगा, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो घटेगा।
बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है ये। ओके, आइए सेकेंड में, हीट ट्रीटमेंट इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मटेरियल। कह रहा है कि यदि हम प्योर मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा। नहीं माय डियर, थर्मल कंडक्टिविटी उसका डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा यदि आप उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी ये हमारा सही नहीं है। फिर आइए, मैकेनिकल फॉर्मिंग, ये फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग नहीं है, फॉर्मिंग, ये फॉर्मिंग है। मैकेनिकल फॉर्मिंग का मतलब होता है, फॉर्मिंग प्रोसेस में आपका फोर्जिंग, फोर्जिंग आता है, रोलिंग प्रोसेस आता है, रोलिंग आएगा, एक्सट्रूशन आएगा, ये सभी ऑपरेशन होता है, इसी को हम फॉर्मिंग में रखा गया है। तो कहता है कि जब फॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे तो मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है। सॉरी 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 माय डियर, सॉरी, डिक्रीज करता है, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, हल्का सा डिक्रीज करेगा, हल्का चेंज करेगा, भले ही उसका स्मॉल वैल्यू होता है लेकिन डिक्रीज तो कर ही रहा है, ठीक है। हालांकि हम उस डिक्रीमेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट चूंकि थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए अब आप मैच कराइए, यहाँ पे कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए बहुत अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव कीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आइए देखिए, अब ये फिर से थर्मल कंडक्टिविटी पे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यानी आपको वाटर का ही फॉर्म दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक। बॉइलिंग वाटर, इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू 0.6 होता है। जनरली वो 0.5 और 0.7 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टीम है, स्टीम का थर्मल कंडक्टिविटी 2 से कम होता है, ठीक है, स्टीम का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, 2 से कम होगा। फिर आइए, फिर यहाँ पर है सॉलिड आइस, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2.25 होता है, 2.25, बहुत अच्छा। और फिर मेल्टिंग आइस है, तो मेल्टिंग आइस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा। बात समझ में आ रहा? तो आपसे यहाँ पर हाईएस्ट पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, सॉलिड आइस, सॉलिड आइस का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, इन केस ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन in a medium with constant properties, T is the temperature at position X, then del T by del T is proportional to। आपको कुछ देर पहले ही मैंने इक्वेशन बताया था, याद कीजिए आप, ठीक है, जो पॉइजन्स इक्वेशन था, सॉरी पॉइजन्स नहीं, फॉरियर्स। तो उसमें आपने क्या देखा था, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि वन डायमेंशनल है तो y और z को नहीं लेंगे, y और z को नहीं लेंगे, बराबर क्या होता है 1/अल्फा इंटू डेल टी बाय डेल टाउ। जब QG जीरो हो जाए, QG जब जीरो हो जाए, हीट जनरेशन जीरो हो जाए, तो देखिए डेल टी बाय डेल टाउ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर के। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले बताया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक रेडियस ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर ए हॉलो स्फेयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2। देखिए, एक हॉलो स्फेयर है, उसके लिए इनर रेडियस हमें R1, आउटर रेडियस हमें R2 दे रखा है, एंड हीट ट्रांसफर का ज्योमेट्रिक रेडियस पूछ रहा है। जो ज्योमेट्रिक रेडियस होगा ना जी हीट ट्रांसफर के लिए, उसको हम RM से लिखेंगे, और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, इनर एंड आउटर रेडियस का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये डेरिवेशन करके निकाला जाता है माय डियर। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द
एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, upon the critical radius of up to the critical radius of insulation, up to the critical radius of insulation। आइए ध्यान से देखिए, ये सपोज कोई वायर है। अब इसके चारों तरफ यदि हम इंसुलेशन करते हैं, चारों तरफ हम यदि इंसुलेशन करते हैं, अच्छा इंसुलेशन हम क्यों करते हैं? इंसुलेशन हमें करने का मकसद ये होता है ताकि हीट फ्लो जो हो सके, ठीक है, वो डिक्रीज हो सके, डिक्रीज हो सके। ठीक है, अब इसी में देखिए जो हमने इंसुलेशन किया है जिस थिकनेस का, तो इसी में से जहां तक मान लीजिए यहां तक, जिस थिकनेस तक हीट फ्लो बढ़ जाए और जिसके बाद हीट फ्लो घट जाए, अप टू दैट थिकनेस where heat flow increases and after that heat flow decreases, उसी को हम लोग क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का क्या मतलब है कि जिस थिकनेस तक हीट फ्लो बढ़ जाए, लेकिन जिस थिकनेस के बाद, उसी के बाद की अगर बात करें तो हीट फ्लो घटना चाहिए, घट जाए, तो उस थिकनेस को हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कहेंगे। आखिर अल्टीमेटली तो हमें ये चाहिए ना, हम इंसुलेशन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हीट लॉस ना हो, यहाँ पर जो भी हीट है वो सारा का सारा बाहर निकल ना जाए, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर इंसुलेशन करते हैं। तो जिस थिकनेस तक हीट फ्लो बढ़ जाए और जिसके बाद हीट फ्लो घट जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इसका मतलब है कि एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेज हीट लॉस। अगर आप इंसुलेशन ऐड कर रहे हैं तो हीट लॉस वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में अच्छे तरीके से आ गया। बात समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, A composite wall consists of two layers of different materials having conductivities K1 and K2। आइए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। दो वाल है, ठीक है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरे का K2, फॉर इक्वल थिकनेस ऑफ द टू लेयर्स। मान लीजिए दोनों का थिकनेस सेम है, इसका भी थिकनेस L, इसका भी थिकनेस L। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज। तो बताइए दोनों मतलब पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा, चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा होगा तो वो यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इस फर्स्ट में कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर सेकेंड में भी रेजिस्टेंस होगा, यानी जो हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पे पहला का रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा का रेजिस्टेंस, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ का टेम्परेचर T3, टेम्परेचर घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा? हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2, ऐसा तो लिख सकते हैं। दोनों सीरीज में है तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। आर का फॉर्मूला क्या होता है याद है, उधर आपने देखा था डेल्टा बाई के ए, डेल्टा थिकनेस है, यानी यहाँ पे L बाई के ए होगा, L बाई के ए, ठीक है, यानी L इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट इंटू एरिया। R1 क्या होगा, L बाय के वन इंटू ए, प्लस R2 क्या होगा, L बाय के टू इंटू ए। बहुत अच्छा, L इक्विवेलेंट कितना होगा, डबल लेंथ है ना जी, डबल लेंथ है तो 2L बाय के इक्विवेलेंट, एरिया कैंसल आउट हो गया तो L बाय के वन, L कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, या रुक जाइए, प्लस L बाय के टू, यहां से L कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू, L L कैंसल आउट। तो देखिए
के इक्विवेलेंट बराबर, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, यानी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी देखिए हमें मिल चुका है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, आइए 24 नंबर, ध्यान से देखना है। 6 किलो जूल ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस इन 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स। ठीक है, from one end to other end of a metallic cylinder of 10 cm square cross sectional area, length 1 meter and thermal conductivity, what is the temperature difference between the two ends of the cylindrical bar? जो जो पहले गिवन है ना उसको लिखिए। हीट हमें दे रखा है 6 किलो जूल का ट्रांसफर होना चाहिए, टाइम दे रखा है 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड, एरिया दे रखा है 10 cm स्क्वायर, तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। लेंथ हमें दे रखा है 1 मीटर, कंडक्टिविटी हमें दे रखा है 100 वाट पर मीटर केल्विन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, डीटी पूछ रहा है। आप ही बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉरियर्स इक्वेशन क्या है वो, क्यू डॉट। क्यू डॉट को आप क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी लिखते हैं जी, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के ए डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या है, लेंथ। बात समझ में आ रहा। आइए सब कुछ हमें मालूम है, तो डी टी बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू इंटू एल बाय के इंटू ए इंटू टी, बस सारा वैल्यू पुट कीजिए। 6 किलो है तो 6000 हो गया, एल आपका 1, थर्मल कंडक्टिविटी 100, एरिया आपको 10 इंटू 10⁻⁻⁴, और टाइम कितना है जी, 600 सेकेंड। यहां से ये 10 बार में कट गया, 10 और 10 कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा हमें, 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। ए कॉपर ब्लॉक and an air mass block having similar dimensions are subjected to symmetrical heat transfer from one face of each block. The other face of the block will be reaching to the same temperature at a rate. किस रेट से वो वहां पे रीच करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको बस क्वेश्चन को समझना है। एक कॉपर ब्लॉक है और एक एयर मास ब्लॉक है, दोनों का डायमेंशन सेम और दोनों में सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक फेज से हो रहा है। अब जो अदर फेज है विल बी रीचिंग टू द सेम टेम्परेचर एट ए रेट। अब अदर फेज भी सेम टेम्परेचर को रीच करेगा। ठीक है, किस में, एयर ब्लॉक में फास्टर होगा, कॉपर ब्लॉक में फास्टर होगा, या किस में फास्टर होगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। एयर ब्लॉक, एयर, इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपने देखा था लीस्ट होगा, लीस्ट होगा। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होता है तो हीट ट्रांसफर भी क्या होगा जी, सबसे कम होगा, बहुत धीरे धीरे रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन कॉपर ब्लॉक का तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है ना जी, 385 होता है, याद कीजिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब के ज्यादा होगा तो हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कौन सबसे फास्ट रीच करेगा, कॉपर ब्लॉक, फास्टर इन कॉपर ब्लॉक। बात समझ में आ रहा है।
कितना आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, कॉपर ब्लॉक में क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही आपका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, ठीक है, यही आपका एक्सप्लेनेशन था एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका है। चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।